15 साल की उम्र में मरियम की शादी एक ऐसे बूढ़े आदमी से हो गई जिसे सिर्फ अपनी औलाद चाहिए थी। शादी की रात जैसे ही वो बूढ़ा आदमी मरियम के करीब आया तो मरियम बहुत ही घबरा गई थी। मरियम की चीख सुनकर इसके घर वाले कमरे में आ गए तो देखा कि बेडशीट पूरी लाल हो चुकी थी। लेकिन इस आदमी पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था कि वो मरियम को छोड़ नहीं रहा था। और फिर ये कहानी इस छोटे से गांव की है जहां आज भी लड़कियों को अपनी मर्जी का कोई इख्तियार नहीं है। वहां के लोग आज भी पुराने रस्म रिवाज के नाम पर अपनी बेटियों को छोटी उम्र में ही ब्याह देते हैं। एक ऐसे ही रस्म रिवाज के नाम पर मरियम की जिंदगी को भी सूली पर चढ़ा दिया गया था। अभी तो मरियम की खेलने कूदने की उम्र थी। इस मासूम सी बच्ची की उम्र तो सिर्फ 15 साल की ही थी। इसको तो रिश्तों का सही से मतलब भी नहीं पता था। जब इसे नए रिश्तों की दौड़ में बांधा जा रहा था, इस बच्ची से सिर्फ इतनी सी गलती हो गई थी कि इसने एक ऐसे गांव में जन्म लिया था जहां के लोग रस्म रिवाज के नाम पर अपने ही बेटियों की भेंट चढ़ा देते थे। मरियम और इसके पास वाले घर में खेल खेल में अपने गुड़ा गुड़ियों की शादी करवा रहे थे। मरियम के पास इसकी गुड़ी थी और अली के पास इसका गुड़ा। दोनों ने ये गुड़ा गुड़ी गाँव में लगे मेले में से एक साथ में ही लिए थे। अली और मरियम ने अपने गुड़े गुड़ी की शादी अपने दोस्तों और सहेलियों को भी बुलाया था। अभी तो मरियम और अली की गुड़ा गुड़ी की शादी पूरी भी नहीं हुई थी। इससे पहले ही मरियम के अब्बू ने आकर मरियम को इसकी शादी का जोड़ा दिया और कहने लगे जाओ जाकर इसे पहन लो। मरियम ने खुशी से वो जोड़ा अपने हाथों में लिया और पूछने लगी, अब्बू क्या ये जोड़ा मेरे लिए है? अब्बू तुम ये जोड़ा मेरे लिए किस लिए लेकर आए हो? ताकि मैं अपनी गुड़ी की शादी में पहन सकूं। इसके बाद मरियम ने इस खूबसूरत जोड़े को पहना और कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई कि तभी मरियम के अब्बू इसे कहने लगे, देखो अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम्हारी कोई उम्र नहीं है गुड़ी गुड़ियों से खेलने की। इतना कहकर मरियम के अब्बू ने गुस्से से मरियम के हाथों से इसकी गुड़िया ले ली और कहने लगे, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शाम को बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। मरियम के अब्बू इसकी गुड़िया लेकर चले गए, लेकिन मरियम तो अपने खूबसूरत जोड़े को देखे जा रही थी। मरियम को अभी भी ये समझ नहीं आया था कि इसके अब्बू ने इसे इतना खूबसूरत जोड़ा क्यों लाकर दिया था। वो तो अपने आप में ही बड़बड़ाए जा रही थी कि ना जाने आज अब्बू को क्या सूझी जो वो मेरे लिए इतना प्यारा जोड़ा ले आए हैं। पहले तो कभी अब्बू ने ईद त्योहार पर भी इतना खूबसूरत जोड़ा लाकर नहीं दिया था। मरियम सिर्फ 6 साल की थी जब इसकी माँ इसे अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसी थी। मरियम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और वो अपनी माँ की बहुत ही लाडली थी। मरियम भले ही सिर्फ 6 साल की थी, लेकिन इसे आज भी अपनी माँ के प्यार को वो झलकियाँ याद हैं, क्योंकि मरियम की माँ इससे बहुत प्यार किया करती थी। मरियम की माँ की मौत के बाद इसकी माँ का प्यार की कमी पास में रहते अली की माँ ने पूरी की थी, जिसे मरियम खाला कहकर बुलाती थी। अली की माँ और मरियम की माँ एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। जब तक मरियम की माँ जिंदा थी वो दोनों जहाँ भी जाती थी साथ साथ ही जाती थी। मरियम की माँ की मौत के बाद मरियम ज्यादातर अली के माँ के पास ही होती थी, सिर्फ सोने के लिए ही अपने घर आती थी। मरियम ने अपने अब्बू का दिया हुआ जोड़ा पहन लिया जिसके पूरे लहंगे पर काम किया हुआ था। इसके साथ साथ मरियम का अब्बू मरियम के लिए सोने का हार और ढेर सारी चूड़ियां भी लेकर आए थे, जिसे पहनकर मरियम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। जब मरियम पूरी तरह से तैयार हो गई तभी अली की माँ इसके घर आ गई और कहने लगी, क्या बात है मरियम, आज तो तू परी लग रही है। तब मरियम कहने लगी, आप सच कह रहे हैं खाला, मैं इसमें सच में परी लग रही हूँ क्या? तब वो कहने लगी, अरे हाँ बाबा, सच में आज तो परी लग रही है, लेकिन तू ये तो बता कि ये जोड़ा तुझे किसने लाकर दिया? तब मरियम कहने लगी, खाला ये जोड़ा तो अब्बू लाए हैं मेरे लिए, कह रहे थे कि आज बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं तो मुझे अच्छे से तैयार होने को कहा है। मरियम के मुंह से ये सुनते ही अली की माँ नसीम अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी। इसका मतलब ये सुनकर मरियम बहुत खुश हो गई और कहने लगी, सच में खाला, क्या सच में मेरी गुड़ी की तरह आज मेरी भी शादी हो जाएगी? क्या आज मुझे मेरा गुड़ा मिल जाएगा? ये सारे सवाल पूछते हुए मरियम बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इसके लिए तो शादी का मतलब नए कपड़े पहनना, तैयार होना ही था। इसे ये पता नहीं था कि शादी होने के बाद इसे अपने अब्बू का घर हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। मरियम को तो बस इतना ही पता था कि पहले शादी होती है और फिर गुड़ा वापस अपने घर लौट जाते हैं। जैसे मरियम अपनी गुड़ी अपने साथ वापस ले आती थी, लेकिन नसीम तो सब कुछ जानती थी। इसलिए जैसे ही इसे पता चला कि आज मरियम की शादी होने वाली है, इसके चेहरे पर खुशी की बजाय मायूसी छा गई थी, क्योंकि नसीम खुद भी इस रस्म की भेंट चढ़ चुकी थी।
اس لیے کم عمر میں ہی اپنے ماں باپ کا ساتھ چھوٹنے کے درد سے گزری تھی۔ لیکن اب جب مریم کے ابو نے مریم کی شادی کا فیصلہ کر ہی لیا تھا تو بھلا نسیم اس میں کیا کر سکتی تھی۔ نسیم اپنی ہی سوچ میں گم تھی کہ تبھی مریم نے نسیم سے پھر سے پوچھ لیا، بتاؤ نا خالہ، میں اس جوڑے میں پری لگ رہی ہوں یا نہیں؟ تب مریم کے معصوم چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تو آج سے اتنا کہہ کر نسیم نے اپنی آنکھوں سے کاجل لے کر مریم کے کان کے پیچھے یہ کالا ٹیکا لگا دیا اور پھر سوچنے لگی کہ آج مریم کی ماں زندہ ہوتی تو شاید مریم کو اس کی بہن چڑھنے سے روک لیتی۔ اس کے بعد نم آنکھوں سے نسیم نے مریم کا باقی بچا ہوا میک اپ پورا کیا اور اسے بالکل ایک پیاری سی گڑیا کی طرح تیار کر دیا۔ آج سچ میں وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ لمبے کالے بال، بھوری بھوری آنکھیں، دودھ جیسا سفید رنگ، مانو کوئی پری آئی ہو۔ مریم تو بنا میک اپ کے ہی اتنی خوبصورت لگتی تھی، لیکن آج تو شادی نے مریم کے روپ کو اور بھی نکھار دیا تھا۔ مریم کو اچھا کھانا کھانے کا بہت شوق تھا اور آج اسے سب سے زیادہ خوشی تو اس بات کی تھی کہ آج اسے بہت اچھا کھانا کھانے کو ملے گا۔ لیکن اس معصوم کو یہ کہاں پتا تھا کہ شادی والے دن دلہن کو تو پورا دن بھوکا رہ کر رکھنا پڑتا ہے۔ مریم ابھی تو صرف 15 سال کی بچی تھی، اسے بھلا یہ سب کیسے پتا ہوتا؟ شام ہوتے ہی مریم کی بارات بھی آ چکی تھی، لیکن بارات میں صرف کچھ ہی لوگ شامل تھے۔ اپنی بارات کو دیکھتے ہی مریم نسیم سے کہنے لگی، دیکھو دیکھو خالہ، میرا گڈا آ گیا۔ نسیم نے مریم سے کہا، ابھی خاموش بیٹھ جا مریم، نہیں تو تیرے ابو پھر سے تجھ پر غصہ کریں گے۔ تھوڑی ہی دیر میں تیرا بیاہ ہو جائے گا، تب جیسا جیسا مولوی کرنے کے لیے کہیں گے ٹھیک ویسا ہی کرنا۔ مریم نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے خالہ۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں مولوی بھی آ گئے اور انہوں نے جو بھی کہا وہ ویسا ہی کرتی گئی۔ مریم کا ہونے والا دلہا 6 فٹ کا کافی ہٹا کٹا مرد تھا۔ دلہے کے گلے میں ہار پہنانے کے لیے مریم کے ابو نے اسے گود میں اٹھایا تھا۔ ہار پہنانا نکاح کے بعد ہمارا یہ رواج تھا، تب جا کر کہیں مریم نے اپنے دلہے کے گلے میں ہار پہنایا تھا۔ یہ سب دیکھ کر تو مولوی بھی حیران ہو گئے تھے اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے مریم کے ابو کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اپنی شرم کو چھپانے کے لیے مریم کے ابو مولوی جی سے کہنے لگے، وہ کیا ہے نا کہ دلہا خط کاٹی میں بہت ہی اچھا خاصا ہے اور بچی کا ہاتھ گلے تک نہیں پہنچ رہا تھا، اس لیے ہار پہنانے کے لیے گود میں اٹھانا پڑا ہے۔ مولوی حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور پھر کہنے لگے، آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں۔ قانون کے مطابق آپ اس بچی کی شادی 18 سال کی عمر سے پہلے نہیں کر سکتے، یہ قانون جرم ہے۔ تب مریم کے ابو کہنے لگے، دیکھیے بات یہ ہے کہ آج کل میں بہت ہی زیادہ بیمار رہنے لگا ہوں اور اس بچے کی ماں یعنی کہ میری بیوی بھی فوت ہو گئی ہے۔ کل کو اگر کچھ ہو جائے گا تو میری اس بچی کا کیا ہوگا اور کون اسے سنبھالے گا؟ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے ہی میں میری اس بچی کی شادی ایک ایسے گھر میں کر دوں جہاں اسے کبھی کوئی بھی تکلیف نہ ہو اور میں سکون سے مر سکوں۔ یہ بات سن کر مولوی صاحب چپ ہو گئے اور شادی ختم ہونے سے پہلے مریم کو بھی باقی دلہنوں کی طرح روزہ رکھوایا گیا تھا، اسی لیے اسے بہت زوروں کی بھوک لگی تھی۔ شادی ختم ہوتے ہی سیم جلدی سے مریم کے لیے کھانا لے کر آئی اور اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگی، یہ سوچ کر کے پتہ نہیں پھر کب ایسا موقع ملے گا جب وہ مریم کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا پائے گی۔ کھانا کھا کر جیسے ہی مریم کمرے سے باہر نکلی تو دیکھا کہ باہر تو بہت سارے آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور پڑوس سے کچھ عورتیں بھی آئی ہوئی تھی جو بنا پلک چھپکائے بس مریم کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے بعد نسیم نے مریم کو لے جا کر ایک آدمی کے پاس بٹھا دیا اور یہ وہی آدمی تھا جس کے گلے میں ہار ڈالنے کے لیے مریم کے ابو نے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا تھا۔ مریم بڑی حیرت سے اس آدمی کو دیکھے جا رہی تھی کیونکہ اس معصوم کو تو ایسا لگا تھا کہ اس کا گوڑا تو اس کی عمر کا ہی ہوگا۔ ننھی سی مریم سوچ میں پڑ گئی کہ بھلا یہ آدمی میرا گوڑا کیسے ہو سکتا ہے۔ مریم کب سے یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا گوڑا تو کوئی اور ہوگا۔ اپنے دماغ میں چل رہے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے معصوم مریم صحن میں ہر طرف اپنی نظریں دوڑا رہی تھی کہ اب کہیں سے اسے اس کا گوڑا دکھ جائے گا، لیکن جب مریم کو اپنی عمر کا کوئی گوڑا نہیں نظر آیا تب وہ پاس میں بیٹھے آدمی سے سوال کرنے لگی، انکل میرا گڈو کہاں ہے؟ ابھی میری اس سے شادی ہوئی ہے لیکن میرا گوڑا تو مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہا۔ مریم کے سوال پر وہ آدمی غصے سے تل ملا اٹھا اور کہنے لگا، چپ کر لڑکی، تیرا باپ ہوگا انکل۔ اس آدمی کی اس طرح غصہ کرنے پر مریم بہت ہی زیادہ ڈر گئی اور خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد
मरियम की रुखसती का वक्त भी आ गया। तब इसे पता चला कि अब इसे हमेशा के लिए अपने अब्बू के घर छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन मासूम मरियम इसके लिए अभी तक तैयार नहीं थी, इसलिए वो जोर जोर से रोई जा रही थी और बोले जा रही थी, अब्बू मुझे नहीं जाना, मैं तो आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। इसके बाद मरियम रोते हुए जोर जोर से नीम को पुकारने लगी और कहने लगी, खाला मैं नहीं जाना चाहती कहीं भी, मैंने अब्बू के साथ ही रहना है। तब नसीम ने मरियम के पास आई और इसे समझाते हुए कहने लगी, मेरी बेटी अब तो बिया हो गया तेरा, अब तो जाना जरूरी है। कुछ ही देर बाद रोते बिलखते मरियम अपने अब्बू की दहलीज पार करके इस आदमी के साथ जा चुकी थी। इस आदमी ने मरियम को कार में बिठाया और खुद भी जाकर इसके पास में बैठ गया। इस आदमी को अपने पास बिठा देखकर मरियम बहुत ही घबरा गई थी और इसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। लेकिन फिर कुछ देर बाद वो नॉर्मल भी हो गई। जब इसे नसीम की कही बात याद आ गई, नसीम ने मरियम को खामोश करने के लिए कहा था, रो मत बेटी, आज के दिन तो वहाँ गुजारेगी, कल तो वापस आ जाएगी। मासूम मरियम ने यह समझ लिया था कि वो सिर्फ एक दिन के लिए ही किसी और घर में जा रही है, क्योंकि इनके गुड़ा गुड़े की शादी में भी तो ऐसा ही होता था कि कुछ वक्त के बाद गुड़ी अपने घर वापस आ जाती थी और अगले दिन फिर से गुड़ा गुड़ी का बिया रचाया जाता था। वो इन्हीं बातों में खोई हुई थी। इस आदमी ने मरियम का हाथ पकड़ लिया और इस आदमी के हाथ पकड़ते ही मरियम घबराहट के मारे कांपने लगी थी। वह आदमी बड़ी अजीब नजरों से मरियम को देख रहा था और इसके इस तरह से देखने से मरियम को बहुत ही उलझन महसूस हो रही थी। मरियम अभी तक तो 15 साल की छोटी सी और मासूम सी बच्ची थी और जिन नजरों का वो सामना कर रही थी वो इस आदमी से बहुत ही ज्यादा डर गई थी। जब मरियम इस आदमी से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की तो इस आदमी ने मरियम का हाथ इतने जोर से दबाया कि वो दर्द से चिल्ला उठी। मरियम ने इस आदमी से कहा, मुझे दर्द हो रहा है, मेरा हाथ छोड़ो। तब वह आदमी कहने लगा, चुपचाप बैठे रहो, मेरी मर्जी में जो भी करूं। इस आदमी का ऐसा गुस्सा वाला मिजाज देखकर मरियम पूरा रास्ता डरी हुई और सहमी हुई अपनी जगह बैठी रही। कुछ देर बाद वो आदमी मरियम को लेकर अपने घर पहुंच गया था। जैसे ही इस आदमी ने अपने घर का दरवाजा खटखटाया और जब दरवाजा खुला तो सामने एक जवान औरत खड़ी थी। इस औरत की उम्र 28 साल होगी और वह औरत हैरत से मरियम को इस आदमी को देखे जा रही थी। इस औरत को देखकर वो आदमी कहने लगा कि यही खड़ी रहोगी, क्या ये लड़की तेरी सौतन है? ये सुनकर इस औरत के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन फिर भी वो औरत इस आदमी से कहने लगी, शादी करने से पहले इसकी उम्र का तो ख्याल कर लेना था, कितनी छोटी सी बच्ची है। तब वो कहने लगा, मनहूस औरत, आजकल कुछ ज्यादा ही जबान चलने लगी है तेरी, अपनी बकवास बनकर और मुझे और मेरी बीवी को अंदर जाने दी। इस आदमी का इतना कहते ही सामने के कमरे से सफेद सूट पहने हुए एक औरत बाहर आई और इस आदमी पर चिल्लाने लगी, मत मारी गई है, इतनी सी छोटी सी लड़की से शादी करने में जरा सी भी शर्म ना आई। तब वो आदमी कहने लगा, अम्मा कोई गुनाह थोड़ी किया है, इससे मैंने शादी करके बीवी बनाई है। तुम्हारी इस लाडली बहू ने तो पिछले 9 साल में एक बच्चा ना पैदा करके दिया है। तब इस आदमी की माँ इससे कहने लगी, बच्चा पैदा करने की खातिर तुझे सिर्फ एक ही लड़की नजर आई, कम उम्र छोटी सी बच्ची को छोड़कर और कोई ना मिली तो खुद शीशे में देख और जरा इस मासूम को देख। वो आदमी अपनी माँ से कहने लगा, बस बस अम्मा, बहुत हो गया, अभी मेरा वक्त खराब ना कर। इतना कहकर इस आदमी ने अपनी माँ को ढकेल दिया तो वो बेचारी गिरते गिरते बच गई, क्योंकि इस आदमी की पहली बीवी ने अपनी सास को फौरन ही सहारा देकर गिरने से बचा लिया था। इस आदमी की पहली बीवी अपनी किस्मत पर रोई जा रही थी और वो आदमी मरियम का हाथ पकड़कर इसे अपने कमरे में ले गया। मासूम मरियम तो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और वो आदमी इसे कमरे में क्यों ले गया है। इस आदमी ने कमरे का दरवाजा बंद किया तो मरियम बहुत ही डर गई थी और सहमी से चुपचाप एक जगह खड़ी हुई थी। वो आदमी कहने लगा, ए लड़की, जाकर बिस्तर पर बैठ जा, और फिर अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। शादी का सारा मजा कर किराया कर दिया इन दोनों औरतों ने। मरियम चुपचाप जाकर बिस्तर पर बैठ गई, लेकिन आज इसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। इस आदमी ने मरियम से कहा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन ले, मेरा दिमाग आज वैसे भी बहुत गर्म हो गया है, तो अब मैं तेरे नखरे बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब जो कुछ भी मैं तेरे साथ करूं, ज्यादा रोने की या चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, वरना आज तो बहुत पछताएगी। इन दोनों औरतों ने मिलकर जो मेरा दिमाग खराब किया, इनका सारा गुस्सा मैं तुझ पर निकाल दूंगा, समझ गई ना?
मरियम इस आदमी की बातों का मतलब समझ तो नहीं पाई थी, लेकिन डर जरूर गई थी और इसी डर की वजह से इसने हाँ में सर हिला दिया। लेकिन फिर वो मरियम के करीब आकर बैठ गया और इसने मरियम का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा कि आज तो तू बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तुझे देखकर मेरे जज्बातों का तूफान उभर आया। इस आदमी ने मरियम को मजबूती से पकड़ रखा था और फिर जब इसने मरियम के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरना शुरू कर दी तब मासूम मरियम पूरी तरह से काम गई थी। फिर वो आदमी अपनी बड़ी बड़ी मूंछों को मरोड़ते हुए इस आदमी ने मरियम का दुपट्टा उतारकर साइड पर रख दिया और वो मरियम के बालों का जोड़ा खोलने लग गया। ये सब देखकर मरियम की हालत तो ऐसी हो गई थी कि इसका दिल तो जैसे अभी धड़कना ही छोड़ देगा। मरियम डर के मारे थर थर कांप रही थी और वह आदमी मरियम को बड़े गौर से देखे जा रहा था। वो कहने लगा, तो आज मुझे पागल कर रही है। इतना कहकर जो हरकत इस आदमी ने मरियम के साथ करना शुरू की थी, मरियम की हालत तो ऐसी हो गई थी कि काटो तो खून नहीं। मरियम जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाने लगी। तो वो आदमी गुस्से से मरियम के गले पर अपना हाथ रखते हुए कहने लगा, क्या कर रही हो लड़की, चुप कर नहीं तो गला घोंट कर रख दूंगा। कि तभी कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा और इस आदमी ने ही मरियम को छोड़ दिया था और फिर कहने लगा, इन दोनों औरतों को अभी ठीक करके आता हूँ। जैसे ही इस आदमी ने कमरे का दरवाजा खोला, सामने इसकी माँ खड़ी थी और वो बहुत गुस्से में लग रही थी। इस आदमी की माँ ने इसके मुंह पर कसकर एक तमाचा लगाया और कहा, तू इंसान नहीं जानवर बना हुआ है। मुझे पता होता कि तू बड़ा होकर ऐसी ऊंची हरकत करेगा तो मैं तेरे पैदा होते ही तेरा गला दबा देती। इतना कहकर इस बूढ़ी औरत ने धक्का देकर अपने बेटे को पीछे किया और छोटी सी मरियम तो रोई जा रही थी और इसका पूरा का पूरा जिस्म कांप रहा था। इसकी माँ मरियम के पास आई और इसका हाथ पकड़कर इसे बाहर ले जाने लगी, लेकिन तभी वो सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अम्मा छोड़ो, ये मेरी बीवी है। और फिर अपनी माँ को बताने लगा कि मेरा इससे ब्याह हुआ है। इससे ब्याह करने की खातिर मैंने इसके अब्बू को पूरे 3 लाख रुपए नकद दिए हैं। तब इसकी माँ ने कहा कि अगर तू चाहे कि मैं इसे छोड़ दूं तो मेरे रास्ते से हट जा। इसकी उम्र नहीं हो कि ये तुझे झेल सके, लेकिन जब तक इसकी उम्र 18 साल की ना हो जाती मैं इसके साथ इतना बड़ा जुर्म करने ना दूंगी। इसकी माँ बहुत गुस्से में थी और वो मरियम का हाथ पकड़कर इसे बाहर ले गई। तभी सामने इसकी पहली बीवी भी वही खड़ी थी और वो अभी भी रोई जा रही थी। मरियम अपने सास के साथ इसके कमरे में चली गई और इसकी माँ ने अपने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर लिया और कुंडी भी लगा दी और फिर मरियम के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहने लगी, इस जानवर ने इतना बड़ा जुर्म कर दिया तो उसे मैं नजर भी नहीं मिला सकती। इतने कच्चे सी उम्र में वो भी इतने बड़े इंसान के साथ ब्याहने में तेरे अब्बू को भी शर्म ना आई। मरियम सुसुकियां ले लेकर रो रही थी। इस बेचारी नन्ही सी जान को क्या पता था कि शादी क्या होती है। इसे क्या पता था कि ये सब क्या था जो रशीद इसके शौहर ने अभी कुछ देर पहले इसके साथ करने की कोशिश की थी। मरियम को तो रशीद नाम से ही डर लगने लगा था। इसने रशीद के माँ से कहा, अम्मा मुझे डर लग रहा है, वो फिर से मुझे अपने कमरे में लेकर तो ना जाएगा। तब रशीद की माँ कहने लगी, ना बेटी, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई कुछ भी ना कर सकेगा, तो फिक्र ना कर बेटी, तेरे साथ कोई जुर्म ना होने दूंगी। इसके बाद रशीद की माँ ने मरियम को अपने सीने से लगाया और कहने लगी, कितनी बुरी तरह से कांप रही है मेरी बेटी, जिस्म बर्फ जैसे ठंडा पड़ रहा है। बेटी तो फिक्र ना कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी कोई भी हाथ ना लगा सकेगा। चल अब सो जा, जल्दी से माँ की ममता क्या होती है ये तो मरियम ने आज अपनी सास के सीने से लगकर महसूस किया था। फिर पता नहीं कब रोते रोते मरियम की आंख लग गई और फिर सुबह मरियम फौरन ही उठकर बैठ गई और इस कमरे के बाहर से रशीद के लड़ने झगड़ने की आवाजें आ रही थी। रशीद की माँ इस पर चिल्ला रही थी और झगड़े की आवाज सुनकर मरियम घबराकर एक कोने में जाकर छुप गई थी। थोड़ी देर बाद रशीद की माँ कमरे में आई और मरियम को डरा हुआ देखकर बोली, फिक्र ना कर, मैंने इस जानवर को समझा दिया है, वो दोबारा तुम्हारे पास नहीं आएगा। यूं ही दिन गुजरने लगे थे। पता नहीं रशीद की माँ ने इसे क्या समझाया था कि अब वो मरियम के करीब नहीं जाता था। हाँ, ये सच बात जरूर थी कि रशीद को देखते ही मरियम अभी भी बहुत घबरा जाती थी। जब भी रशीद घर में होता था तो मरियम अपने सास के कमरे में छुपकर बैठ जाती और अंदर से कुंडी भी लगा लेती थी। मरियम की सास बहुत ही अच्छी थी और रशीद की पहली बीवी अनम भी बहुत ही अच्छी औरत थी और वो दोनों मिलकर मरियम का बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन अनम ने मरियम से पूछा, तुम कितना पढ़ी लिखी हो? तब मरियम ने कहा कि मैंने तो आज तक स्कूल की शक्ल तक ना देखी, मेरे अब्बू ने तो कभी मुझे स्कूल में दाखिला भी नहीं कराया। तब अनम कहने लगी, मैंने 10वीं क्लास तक पढ़ाई की है और फिर इस दिन से ही अनम ने
घर में ही मरियम को पढ़ाना शुरू किया और 6 महीने में ही अनम ने मरियम को इतना कुछ सिखा दिया था कि वो इंग्लिश और उर्दू दोनों पढ़ने लिखने आ गई थी। मरियम खुद ही पढ़ लेती थी और फिर अनम ने एक पास की ही स्कूल में मरियम का दाखिला भी करवा दिया। मरियम अपनी क्लास में सबसे बड़ी थी। 15 साल की उम्र में वो तीसरी क्लास में पढ़ रही थी। अब तो मरियम का पूरा दिन अपनी सास और अपने सौतन के साथ बड़ी खुशी खुशी गुजरता था। लेकिन रात को जैसे रशीद के आने का वक्त होता था, मरियम डर के मारे अपनी सास के कमरे में छुपकर बैठ जाती थी। ऐसे ही करते हुए 2 साल गुजर गए और अब मरियम 17 साल की हो चुकी थी। इसी दौरान अली ने भी मरियम के स्कूल में दाखिला ले लिया था, क्योंकि मरियम के गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं जमात में ही पढ़ाया जाता था। इसीलिए 5वीं जमात के बाद पढ़ने के लिए बच्चे आसपास के गाँव के स्कूल में दाखिला ले लेते थे, क्योंकि गाँव के बीच की दूरी ज्यादा ना होने की वजह से बच्चे स्कूल आते जाते थे। अली और मरियम तो बचपन से ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए अली के स्कूल में आने के बाद वो मरियम की पढ़ाई में बहुत मदद किया करता था। अली और मरियम की उम्र लगभग एक बराबर ही थी, लेकिन अली अब 90 में आ चुका था और मरियम अभी 6ठी जमात में ही पढ़ रही थी। मरियम की शादी के वक्त अली भी छोटा था, इसीलिए इसे भी तब शादी का ब्याह के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। एक दिन बातों बातों में अली ने मरियम से पूछा, मरियम सच्ची में तेरी शादी इस बूढ़े से हुई? तब मरियम ने नजरें चुराते हुए हाँ में सर हिला दिया था। अली बहुत अच्छा लड़का था। वो बचपन से ही मरियम का बहुत ख्याल भी रखता था, लेकिन अब तो स्कूल में अगर कोई भी बच्चा मरियम को छेड़ता था ताकि तुम इतनी बड़ी होकर अभी तक 6ठी क्लास में क्यों हो, तो अली मरियम की ढाल बनकर इन बच्चों के सामने आकर खड़ा हो जाता था। क्योंकि शादी के बाद मरियम बहुत ही डरपोक बन चुकी थी। शादी से पहले इतनी बोलने वाली मरियम अब किसी को भी जवाब देने से भी बहुत जल्दी डर जाया करती थी। शायद इसकी वजह रशीद ही था, जिसके साथ शादी होने के बाद मरियम मर्दों से डरने लगी थी। एक बार मरियम जब स्कूल से घर वापस आई तो इसकी सौतन अनम बहुत रो रही थी और इसके सास इसे चुप करवा रही थी। मरियम ने आते ही अपने सास को पूछा, सासू माँ आप ये रो क्यों रही है? तब इसकी सास ने बताया कि अनम की माँ का इंतकाल हो चुका है। ये सुनकर मरियम की आंखों से भी आंसू आ गए, क्योंकि मरियम बचपन से ही अपनी माँ की ममता के लिए तरस रही थी। इसलिए मरियम को ये पता था कि माँ का ना होने का दुख क्या होता है। मरियम ने अपनी सौतन, जिसे वो आप ही कहकर पुकारती थी, इसके आंसू पहुंचे और इसे पानी भी पिलाया। लेकिन अनम तो अपनी माँ के गम में अभी अभी बहुत रोई जा रही थी। मरियम की सास मरियम से कहने लगी, देख बड़ी बहू की माँ का इंतकाल हो गया है, तो हम सबको तो इनके जनाजे पर जाना पड़ेगा, लेकिन तू अभी छोटी है तो हम तुझे नहीं ले जा सकते। अनम को तो वहाँ रुकना पड़ेगा, पर मैं और रशीद कुछ घंटों में ही लौट आएंगे, तो हम सबकी फिक्र मत करना और हाँ खाना खाकर सो जाना। मरियम ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी सासू माँ। इसके बाद मरियम की सास, इसकी सौतन और रशीद अनम के मैके जाने के लिए घर से निकल चुके थे। इनके जाते ही मरियम ने घर का दरवाजा ठीक से बंद कर लिया और खाना खाकर सो गई थी। लेकिन कुछ देर बाद ही मरियम को जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई थी। मरियम को ऐसा लगा कि इसकी सासू माँ वापस आई होगी, इसीलिए इसने बिना पूछे ही दरवाजा खोल दिया। लेकिन अपने सामने रशीद को खड़ा देखकर मरियम की तो सांसें ही रुक गई थी। मरियम डर के मारे पीछे हट गई और रशीद ने आते ही घर का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी भी लगा दी थी। मरियम जल्दी से अपने सास के कमरे की तरफ भागने लगी ताकि कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दे। लेकिन इससे पहले के कमरे तक पहुंच पाती, रशीद ने मरियम की बाजू पकड़ ली और कहने लगा, आज मैं देखूं कि कौन तुझे बचाएगा। कम से कम इन दोनों औरतों ने कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन अकेला तो छोड़ा। मरियम रशीद के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ दो। लेकिन रशीद मरियम से कहने लगा, बकवास बंद कर अपनी, आज मैं कुछ ना सुनूंगा। इतना कहकर रशीद मरियम को घसीटता हुआ अपने कमरे में ले गया और दरवाजे की कुंडी भी लगा ली। रशीद ने मरियम को बेड पर जोर से फेंकते हुए कहा, तू मेरी बीवी है, मेरी माँ को नहीं पता वो तुझे मुझसे दूर रखकर कितना गुनाह कमा रही है, लेकिन आज मैं देखूंगा कि तुझे कौन बचाएगा। इतना कहकर रशीद ने मरियम के मुंह पर पट्टी बांधी और 6 फुट का हट्टा कट्टा रशीद मरियम पर हावी हो चुका था और आज इसने मियाँ बीवी के ताल्लुक की हर हद पार कर दी थी। मासूम दरस से तड़प रही थी, लेकिन इस जानवर जैसे इंसान रशीद के सीने में तो जैसे दिल ही नहीं था जो मरियम की तकलीफ को समझ पाता। मरियम तो रशीद के सामने एक कमजोर सी लड़की थी जो इसके गुनाह का शिकार बन चुकी थी। मरियम तो आज ऐसा महसूस कर रही थी जैसे आज इसने अपनी मौत का सामना कर लिया हो। मरियम की आंखों के आंसू इसके गालों से बहते हुए तकिए में समा रहे थे।
रशीद अपनी मनमानी कर चुका था और अब इसने मरियम के मुंह से पट्टी भी हटा दी थी। पट्टी खोलने पर मरियम ने मुश्किल से एक गहरी सांस ले पाई थी और इसकी बेडशीट पूरी लाल हो चुकी थी। मरियम की ऐसी हालत देखकर वो जानवर रशीद बहुत ही खुश हो रहा था और फिर वो मुस्कुराते हुए नहाने चला गया। मरियम की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी थी कि तभी घर का दरवाजा एक बार फिर जोर जोर से खड़का था। रशीद नहाकर बाहर निकला तो मरियम को देखकर इसके सामने हंस रहा था। मरियम ने नफरत से अपना मुंह मोड़ लिया क्योंकि इसे रशीद से घिन महसूस हो रही थी। घर का दरवाजा खुलते ही मरियम की सास भागती हुई मरियम के कमरे में आई थी। मरियम और इसके बेड की हालत देखकर मरियम की सास के चेहरे का रंग उड़ गया था। ये सब देखते ही उन्होंने अपने माथे पर हाथ मारा और इनके मुंह से हाय अल्लाह, ये सब क्या हो गया की चीख निकल गई थी। मरियम की सास इसके पास गई और मरियम को अपने सीने से लगाए रोने लगी और फिर अपने बेटे रशीद को बुरा भला कहने लगी। मुझे ना खबर थी बेटी कि वो जानवर मुझे वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ आ जाएगा। मुझे इस बात की जरा से भी भनक लगती तो मैं तुझे अकेला ना छोड़ती। मरियम की सास मरियम से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, बेटी मैं तुझे इस जानवर के जुर्म से बचा ना सकी, मुझे माफ़ कर दे। इसके बाद से मरियम की सास मरियम का बहुत ख्याल रखती थी। कुछ दिन तक तो मरियम स्कूल भी नहीं जा पाई थी, बस बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। मरियम की सौतन को जब इस बात का पता चला तो वो भी रशीद को बुरा भला कहने लगे। अनम ने पहली बार अपने शौहर के सामने अपनी जबान खोली थी और कहा कि रशीद तो इंसान नहीं तो जानवर है। अनम और मरियम की सास अब हर रात मरियम को हल्दी वाला दूध पिलाने लगी थी ताकि इसके जख्म जल्दी से भर जाएं। कुछ दिन बाद जब मरियम की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो फिर से स्कूल जाने लगी थी, लेकिन अब स्कूल में बिल्कुल चुप चुप से रहती थी। अली मरियम से बात करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन मरियम इसकी बात का कोई जवाब ही नहीं देती थी। एक दिन अली मरियम के लिए एक गुड़िया लेकर आया और कहने लगा, मरियम तुझे गुड़िया प्यारी लगती है ना, देख मैं तेरे लिए गुड़िया लेकर आया हूँ और ये गुड़िया तो तेरे जैसी ही है। मरियम ने अली से वो गुड़िया नहीं ली, बल्कि गुड़िया को देखते ही मरियम की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। मरियम की आंखों में आंसू देखकर अली बहुत ही परेशान हो गया था। अली मरियम के पास बैठकर अपने रुमाल से इसके आंसू पोंछने लगा और कहने लगा, क्या बात है मरियम, तू बहुत परेशान लग रही है। मरियम ने कहा, मुझे गुड़िया की जरूरत नहीं। तब अली ने पूछा, क्यों? तो मरियम ने कहा, क्योंकि अब मैं छोटी नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। सुना? इसलिए अली कहने लगा, कहाँ बड़ी होगी है, जैसे पहले थी वैसे ही अब है। ये गुड़िया मैं तेरे लिए ही लेकर आया हूँ और अब तो इस गुड़िया को लेने से मना कर रही है, इसे मेरे खातिर रख ले। अली की बातें सुनकर तो मरियम फूट फूट कर रोने लगी और इससे पहले कि अली मरियम से और कोई सवाल करता, इसने मरियम की गर्दन पर नाखूनों के निशान देख लिए थे। अली अब शायद मरियम की रोने की वजह जान चुका था, क्योंकि इसे ये तो पता ही था कि मरियम रशीद की बीवी है। इसीलिए अब अली को मरियम को कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ी थी। मरियम के जिस्म पर लगे जख्मों के निशान देखकर वो गुड़िया अली के हाथों में छूटकर जमीन पर गिर चुकी थी। कुछ देर बाद अली मरियम के पास आया और मरियम के सर पर हाथ रखकर इसे चुप करवाने लगा। मरियम ने जब अपना चेहरा उठाकर अली की तरफ देखा तो इसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो कुछ भी बोल नहीं पाया था। 1 महीने बाद ही जब मरियम की तबीयत बिगड़ने लगी तो इसकी सास इसे एक डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने जो खबर सुनाई थी वो सुनकर तो मरियम की सास अपना सिर पीटने लगी थी, क्योंकि इतनी सी उम्र में मरियम हामिला हो चुकी थी और इसे अभी तक किसी भी चीज की कोई समझ नहीं थी। इस हालत में मरियम को कुछ भी हजम नहीं होता था और वो जो भी खाती थी तो इसे उल्टी हो जाती थी और उल्टी होने के बाद तो मरियम को ऐसा लगता था जैसे अभी के अभी इसकी जान निकल जाएगी। मरियम की इस हालत में भी इसकी सास और इसके सौतन ने ही इसे संभाला था। रशीद को इसके हामिला होने की खबर मिली तो वो भी खुशी से झूमने लगा और कहने लगा, मेरा वारिस आएगा। अब तो रशीद भी मरियम का ख्याल रखने लगा था। कभी इसे फल लाकर देता तो कभी जूस लाकर देता था। रशीद अपनी माँ से कहता था, अम्मा अभी से बहुत ताकत वाली चीजें खिलाया करो ताकि मेरा बेटा मेरे जैसा हट्टा कट्टा मजबूत मर्द पैदा होगा। मरियम का स्कूल छूट गया था, लेकिन हर दिन अली स्कूल से वापसी के बाद 1 घंटे के लिए मरियम के घर चला जाता था। मरियम के सास को भी अली के आने जाने पर कोई एतराज नहीं था। अली हर दिन 1 घंटा मरियम को पढ़ाकर अपने घर वापस चला जाता था। अली मरियम से कहता था, मैं तुझे हर दिन आकर पढ़ाया करूंगा, तेरी पढ़ाई अधूरी छोड़ने ना दूंगा। मरियम अली से कहने लगी, मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है, इसकी बीवी बनकर
और इसके बच्चे की माँ बनकर 15 साल की उम्र में ऐसी बातें शायद बाकी लड़कियां नहीं करती होंगी, लेकिन 15 साल की उम्र में ही मरियम बहुत बड़ी हो चुकी थी। मरियम की बातें सुनकर अली इसे कहता था, मरियम सिर्फ तुझे अपने लिए पढ़ना है, यही पढ़ाई तेरे काम आएगी। खैर पढ़ने का शौक तो मरियम को भी था, इसीलिए इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। 9 महीने बाद से 15 साल की उम्र में ही मरियम ने हर दर्द को भी सह लिया था। इस नन्हे से बच्ची को तो ऐसा ही लगा था कि अब वो नहीं बच पाएगी। अपने गांव के एक छोटे हॉस्पिटल में मरियम ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी के पैदा होने पर सबके चेहरे पर खुशी छलक रही थी, लेकिन रशीद का मुंह फूला हुआ था। रशीद मरियम से कहने लगा, मनहूस औरत, क्यों पैदा की तूने बेटी? तब मरियम की सास अपने बेटे से कहने लगी, बेटा हो या बेटी, खुदा का शुक्र अदा कर जो तू एक औलाद का बाप बन गया। तब रशीद कहने लगा, मुझे नहीं चाहिए बेटी, तू ही पाल ले इसको, या इस मनहूस सनम को दे दे जिसने 9 साल में मेरी एक औलाद ना पैदा की। मरियम तो खुद भी एक छोटी सी बच्ची थी, वो भला कैसे एक नन्ही सी जान को संभाल पाती। इसीलिए मरियम की बेटी को हर वक्त अनम संभाला करती थी। मरियम की बेटी के पैदा होने पर सबसे ज्यादा खुशी तो अनम थी। अनम को देखकर तो ऐसा लगता था जैसे बेटी मरियम ने नहीं बल्कि अनम ने पैदा की हो। मरियम की बेटी को पैदा हुए अभी तो 3 महीने ही गुजरे थे कि रशीद पर फिर से बेटा पैदा करने का भूत सवार हो गया था। इस बार रशीद ने अपनी माँ और अपनी पहली बीवी को एक कमरे में बंद कर दिया और फिर मरियम को खींचकर अपने कमरे में ले गया। कमरे में जाते ही वो मरियम से कहने लगा, जब तक तू मुझे बेटा नहीं देगी तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरियम रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, क्योंकि छोटी सी उम्र में मरियम ने बच्चा पैदा करने का जो दर्द सहा था वो दोबारा बच्चा पैदा करना नहीं चाहती थी। कम उम्र में जो दर्द जो तकलीफ मरियम ने सही थी, इसका जी तो चाहता था कि वो खुदकुशी करके अपनी जान दे दे। रशीद फिर से अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आया और कुछ ही महीने गुजरे थे कि मरियम फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बात तो डॉक्टर ने भी बोल दिया कि इस लड़के में इतनी ताकत नहीं है कि यह हर साल में एक बच्चा पैदा कर सके। पहले बच्चे के वक्त ही बड़ी मुश्किल से हमने इस बच्चे की जान बचाई थी। अब अगर इस बच्चे को कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। डॉक्टर की यह बात सुनकर मरियम की सास बहुत ही ज्यादा डर गई थी, क्योंकि जब से मरियम ने अपने ससुराल में कदम रखा था मरियम की सास ने इसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह ही की थी। वो मरियम को बहू कम और बेटी ज्यादा मानती थी, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं होता था कि मरियम की सास की कोख से रशीद जैसा जानवर कैसे पैदा हो गया था, जिसे ना तो लड़की की उम्र से कोई फर्क पड़ता था और ना ही वो ये सोचता था कि इसकी बीवी अभी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लायक नहीं हुई है। रशीद जैसे जानवर को तो प्यार क्या होता है इसकी समझ ही नहीं थी। इसे अगर कुछ पता था तो बस इतना कि इसे बस अपना वारिस अपना बेटा ही चाहिए था। लेकिन ये मरियम की बदकिस्मती थी कि इसने दूसरी बार भी बेटी को ही जन्म दिया था, लेकिन दूसरी बेटी की पैदाइश के वक्त डॉक्टर ने साफ मना कर दिया था कि अब मरियम बच्चा पैदा नहीं कर सकती, वरना या तो बच्चा बचेगा या फिर मरियम खुद बचेगी। मरियम की सास ने इस डॉक्टर से कह दिया कि आप इस बच्चे का ऑपरेशन कर दें ताकि अब ये एक भी बच्चा ना पैदा कर सकें। आप कुछ भी करें लेकिन मेरी बच्ची को कुछ भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने मरियम को इसकी सास के रूप में इसकी माँ ही दे दी थी। दूसरी बेटी को देखकर रशीद तो आग बगोला हो गया और कहने लगा, इस मनहूस ने भी बेटी ही देनी थी तो क्या फायदा हुआ, एक बेटा भी पैदा ना कर सकी तो मेरे किसी काम की ना रही। किसी तीसरी औरत को तलाश करता हूँ। और फिर कुछ दिनों बाद ही खबर मिली कि रशीद ने तीसरी शादी कर ली है और अब वो अपनी तीसरी बीवी के साथ अलग घर में ही रहता था। इसलिए रशीद अब अपने पुराने घर पर कम ही आता था, जहाँ मरियम और इसकी दोनों बेटियों को अनम ही पाल रही थी और मरियम भी अब सुकून भरी जिंदगी जी रही थी, क्योंकि रशीद नाम के जानवर से मरियम का भेजा छूट गया था। मरियम ने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी और 26 साल की उम्र तक इसने अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लिया था। अब तो मरियम की बेटियां भी स्कूल में पढ़ने लगी थी, लेकिन मरियम की बेटियां बचपन से ही अनम को ही अपनी माँ कहती थी। मरियम अब जॉब करने लगी थी और अली भी इसके साथ ही काम करता था। एक दिन अली और इसकी माँ नसीब मरियम के ससुराल आ पहुंचे और नसीब ने मरियम की सास से अली के लिए मरियम का हाथ मांग लिया। मरियम की सास कहने लगी, आप तो जानती हो कि बचपन से ही इसने बहुत दुख सहे हैं। इसके बाप ने थोड़े से रुपयों की खातिर
खातिर इतने बड़े आदमी से ब्याह करवा दिया, और इसके बाद तो जो कुछ भी हुआ और आप जानती हो। लेकिन नसीम कहने लगी, अली मरियम को पसंद करता है, अगर आप हामी भरो तो इस मासूम की जिंदगी सुधर जाएगी। तब मरियम की सास खुश हो गई और नसीम कहने लगी, अरे मरियम तो बचपन से ही मेरे दिल में बसती है। मैं और इसकी माँ ने तो बचपन से ही सोचा हुआ था कि हम अपने बच्चों की शादी आपस में करवा देंगे, लेकिन इस मासूम के बाप ने रशीद से मोटी रकम लेकर इसकी शादी कर दी। लेकिन आज अल्लाह ने फिर से मौका दिया है इसे, जिससे इसकी जिंदगी सुधर जाएगी और मेरी सहेली की रूह को भी सुकून मिलेगा। जब दोनों फैमिली ने शादी के लिए अपनी हामी भरी, तब मरियम ने इस शादी से इनकार कर दिया। मरियम ने शादी से इनकार करते हुए नसीम से कहा, खाला अब मैं अली की बीवी बनने लायक न रही और ना मैं बहू बनने की लायक रही। तब नसीम ने कहा, मरियम खबरदार जो दोबारा ऐसा कहा, इन सब में तेरी कोई गलती नहीं है। तब मरियम ने कहा कि मैं कभी आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाऊंगी, अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मरियम किसी को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, इसलिए इसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच को खुली किताब की तरह सबके सामने रख दिया था कि तभी अनम बीच में बोल पड़ी, पागल है तू माँ क्यों नहीं बन पाएगी। तब मरियम ने कहा, सासू माँ ने जो बातें डॉक्टर से कही थी सब सुनाई दी थी। अनम ने कहा, पागल तो माँ बन सकती है। बेहोशी के वक्त डॉक्टर ने मुझे और सासू माँ से कहा कि थोड़े वक्त के लिए तो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन ये कमी तुझे जिंदगी भर ना झेलनी पड़ेगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया। ये सुनने के बाद तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई थी, और अब तो ऐसे कोई भी बात नहीं थी। रशीद को भी अपनी तीसरी बीवी से बेटा मिल चुका था, इसलिए इसे भी अब मरियम की जिंदगी से कोई मतलब नहीं रहा था। लेकिन एक बार फिर भी जब मरियम ने अपनी बेटियों के बारे में सोचा, तभी इसके कदम रुके जरूर थे। लेकिन फिर अनम का ख्याल आते ही इसने अपने मन को समझा लिया था, क्योंकि मरियम अपनी बेटियों को इनकी माँ से जुदा नहीं करना चाहती थी। बचपन से ही मरियम की दोनों बेटियां अनम को ही अपनी माँ मानती थी, और अनम के लिए तो इसकी बेटियां ही इसके जीने का सहारा थी। इसलिए मरियम ने अपनी दोनों बेटियां हमेशा के लिए अनम को सौंप दी थी। इसके बाद अनम के सास ने रशीद से मरियम को तलाक दिलवाया और फिर मरियम की शादी अली से करवा दी। नसीम तो बचपन से ही मरियम को माँ का प्यार देती आई थी, लेकिन अली के प्यार ने तो मरियम की जिंदगी में मिठास भरती थी, और इसी मिठास ने नसीम के पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटने का मौका दे दिया था। जब शादी के 2 साल बाद ही मरियम ने चांद जैसा बेटे को जन्म दिया था। अल्लाह ने मरियम से बचपन में जो माँ का प्यार छीन लिया था, तो इसके बदले में अल्लाह ने इसकी झोली में 2 माँओं का प्यार और एक बड़ी बहन का प्यार डाल दिया था। और आज मरियम अपने नए खानदान में अली और अपने बेटे के साथ एक खुशहाली ज़िंदगी गुजार रही है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर मुझे बस इतना ही कहना है कि हमारे मुल्क में लड़कियों की शादी की 18 साल बाद तय तो कर दी गई थी, लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे बस एक रस्म रिवाज के नाम पर अपनी कम उम्र की बेटियों की शादी करवा देते हैं। लेकिन अब इन रस्म रिवाज को बदलने का वक्त आ गया है। इसलिए आप लोगों से मेरे हाथ जोड़कर बस एक ही दरख्वास्त है कि अगर कहीं भी ऐसी छोटी और कम उम्र बच्चियों के साथ शादी होते देखा तो मिले तो इनके माँ बाप को समझाएं, ताकि वो अपनी बच्ची को छोटी सी उम्र में शादी जैसे बंधन में ना बांधे। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।